नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू पांडे, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल डॉक्टर रघुनंदन सिंह तोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल से आपके सम्मुख यहाँ पे प्रस्तुतिकरण के लिए उपस्थित हुई हूँ। जैसे कि आज का जो टॉपिक है जेंडर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इस विषय पे हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आपदाएं हमें कहीं ना कहीं बहुत तरीके से प्रभावित करती हैं। आपदाएं विभिन्न शक्लों में हमारे सामने आती हैं, चाहे वो भूकंप की शक्ल में है, चाहे भूस्खलन की शक्ल में, अतिवृष्टि, बाढ़, एवलांच या अलग अलग तरीके से महामारियों की शक्ल में हमारे पास आपदाएं आती हैं, जो हमें कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से प्रभावित करती हैं। पिछले 2-3 दशकों का अगर हम डाटा लें तो उन डाटा के आधार पर हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोग इसमें काल के ग्रास बने हैं और कई आपदाओं में जानो माल का, आर्थिकी का अलग अलग तरीके से नुकसान हमने देखा है। साथ ही हमारे पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आज का जो विषय है जेंडर आधारित मुद्दे पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आपदा प्रबंधन का एक चक्र है। इस चक्र के अनुरूप ही हम लोग के यहाँ आपदा प्रबंधन पे पूरी कार्यवाहियाँ की जाती हैं, जिसमें मेनली मिटिगेशन, प्रिपरेशन, रेस्पॉन्स एंड रिकवरी, 4 फेजेज में 4 तरीके से कार्यवाहियाँ की जाती हैं। मिटिगेशन माने जोखिम न्यूनीकरण के ऐसे कोई उपाय किया जाना जिसमें आपदाओं को या उनके खतरों को कम किया जा सके। प्रिपरेशन लोगों को तैयार करना, उनकी क्षमता वृद्धि करना, उनको जागरूक करना, उनकी हर तरह से तैयारी करना, दक्ष बनाना, ये प्रिपरेशन फेज में आता है। रेस्पॉन्स वर्क, जब कोई इंसिडेंट हो जाती है, इंसिडेंट होने के बाद जो त्वरित कार्यवाहियाँ की जाती हैं, जैसे सर्च एंड रेस्क्यू वर्क, रेस्पॉन्स वर्क या इवैक्यूएशन प्रैक्टिसेस की जाती हैं, मिसिंग्स को ढूंढना या उनको रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो ये सब चीज़ें हमारे रेस्पॉन्स वर्क में आती हैं। और साथ में रिकवरी, जिसमें हम रिहेबिलिटेशन या पुनर्निर्माण के संबंधित कार्यवाहियाँ, पुनः स्थापना से संबंधित कार्यवाहियाँ करते हैं। तो अलग अलग फेजेज में, डिजास्टर मैनेजमेंट के फेजेज में हम लोग कार्यवाहियाँ करते हैं। लेकिन अभी तक हम लोग आज़ादी के बाद से अधिकतर हम लोगों ने आपदा में रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य तो बहुत बेहतर तरीके से किया है, लेकिन अब आने वाले समय में अब धीरे धीरे ये परंपरा हमारी हम लोग चेंज कर रहे हैं, पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। जो चीज़ हम लोग पहले रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करते थे, अब हम उसको मिटिगेशन मेजर्स पे, प्रिपरेशन मेजर्स पे, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा कार्यवाहियाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस फेज में कोशिश की जा रही है कि हर व्यक्ति का, हर विशेष समाज का इसमें सम्मिलित किया जा सके। आपदाएं, जैसे हम सभी जानते हैं, आपदा और जेंडर दोनों का ही आपस में कहीं ना कहीं ताना बाना है। महिला एवं पुरुष दोनों ही इसमें प्रभावित होते हैं। और अगर देखा जाए पिछले कई दशकों के जितने भी हम लोगों ने आपदाएं झेली हैं, उन आपदाओं के आंकड़ों को देखते हुए हम समझते हैं कि महिलाएं पुरुषों से हमेशा अधिक असुरक्षित रही हैं और अधिकतर जानो माल का नुकसान भी उनको ही देखने को मिला है। इस प्रस्तुतिकरण में हम लोग जो समझने का प्रयास करेंगे, आपदा प्रबंधन का संक्षिप्त परिचय, सामाजिक अवधारणाओं के आधार पर लिंगात्मक भेदभाव क्या है, आपदाओं का प्रभाव बालक, बालिका, आदमी, औरत, विकलांग किस तरीके से उन पर होता है। विभिन्न केस स्टडीज के माध्यम से आपदाओं के प्रभावों को भी हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। पूर्व आपदाओं के अनुभवों पर आधारित आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष समुदाय के लिए क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए, उन पर भी हम लोग कार्यवाहियाँ करेंगे। और साथ में महिलाओं की भागीदारिता एक राहत कर्मी के रूप में किस तरीके से हो सकती है, या लिंगात्मक आपदा प्रबंधन की सोच एवं अवधारणाएं क्या हो सकती हैं। समान लैंगिक समरूप के समान जो आपदाएं हैं, उनके पश्चात आवश्यकता और उनके उपाय स्वरूप विशेष तौर पर महिलाओं के लिए जो व्यवस्थाएं करने की आवश्यकताएं हैं, किस तरीके से हम जेंडर को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन सुनिश्चित करें, इस विषय पर हम लोग यहाँ पर सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे हम सभी जानते हैं, जेंडर स्त्री एवं पुरुषों के सामाजिक संरचना द्वारा निर्धारित भूमिकाएं एवं दायित्व, जिनसे एक विशेष सांस्कृतिक एवं स्थान पर उनकी सोच, कार्य, अनुभव निर्धारित होते हैं। उस आधार पर हमने जेंडर को परिभाषित किया है। जेंडर का अर्थ ये नहीं है कि किंतु समाज में महिलाओं को दो एवं दृष्टि से हम लोग देखते हैं। जेंडर समानता के लिए आज के दौर में महिला सशक्तिकरण पर बहुत बल दिया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो सेक्स और जेंडर के रूप में हम लोग हमेशा कई बार कंफ्यूज करते हैं। सेक्स जो होता है बायोलॉजिकल, जो हमारा लिंग निर्धारण है, एक महिला का, एक पुरुष का जो लिंग निर्धारण है, उसके हिसाब से किया जाता है। लेकिन जेंडर जो है सामाजिक तरीके से जो हमें अवधारणाएं हमें दे दी जाती है, हमें सोच जो हमें विकसित की दी जाती है। जैसे एक बाल्यकाल में ही अगर देखा जाए तो एक बच्चे को, एक लड़का है या एक लड़की है, तो दोनों को अगर उनका जन्म हो रहा है, जन्म के बाद जो भी उनके फंक्शंस हो रहे हैं, उन फंक्शंस में उनके कपड़ों से लेकर, उनके खिलौने से लेकर हर चीज में हम लोग कहीं ना कहीं जेंडर के अनुरूप ही भेदभाव करने लग जाते हैं। लड़की है तो उसको गुड़िया देंगे, लड़का है तो उसको हम कार देंगे, या इसी तरीके से लड़की है तो उसको पिंक ड्रेसेस दिया जाएगा, लड़का है तो उसको ब्लू ड्रेसेस देते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारा सोच भी उसी तरीके से विकसित हो जाती है। हम बच्चे से उम्मीद करते हैं कि लड़की है तो वो इमोशनल हो सकती है, लेकिन लड़का है तो उसे इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है। तो इसी तरीके से कुछ रूढ़िवादी सोच है। जैसे महिला के लिए हम कहते हैं कि निर्भर रहें,
टोटली वो पुरुषों के ऊपर निर्भर रहती हैं। गृहिणी के रूप में अपनी एक पहचान है उनकी, कमज़ोर माना जाता है उन्हें, शारीरिक रूप से भावुक हैं, डरपोक हैं, देखभाल करने वाले के रूप में उनको समझा जाता है और उदासीन तरीके से उनको समझा जाता है। जबकि पुरुष के संबंध में हमारी अवधारणा ये रहती है कि स्वतंत्र हैं, जीविकोपार्जन की उनकी हमेशा कोशिश रहती है, वो हमेशा परिवार के पालन पोषण के रूप में आते हैं, शक्तिशाली हैं, तार्किक बुद्धि वाले माने जाते हैं, शारीरिक रूप से बहादुर माने जाते हैं। कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी समय देर रात में भी अगर उन्हें कोई कार्यवाही करनी है तो उनको कहीं भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है। प्राप्तकर्ता के रूप में माने जाते हैं और फुर्तीले के रूप में माने जाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पुरुषों के मुकाबले हमेशा देखा गया है कि महिलाओं को ज्यादातर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार हमने देखा है कि आपदाओं के दौरान हम लोग कई जो भूकंप के हादसे हैं, भुज भूकंप का जो हादसा रहा 2001 का, या केरल फ्लड का अगर इंसिडेंट्स देखें तो उसमें हमने देखा कि कई बार इस तरह की जब आपदाएं होती हैं तो आपदाओं से पूर्व में जो महिलाएं प्रसव से संबंधित हैं, जो प्रेगनेंसी फेज को देख रही हैं, तो उनकी प्रसव का समय भी बहुत तुरंत जल्दी आ जाता है या उनको प्रसव पीड़ा जल्दी हो जाती है, समय से पहले उनको बच्चे जन्म देने पड़ते हैं। तो कई बार इस तरह की समस्याएं भी देखने में आती हैं। कई बार उन्हें बहुत सारे शॉक्स की कंडीशंस सामने देखने को मिलती हैं। इसी तरह से 2007 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एसेक्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा भी जो उनके डेटा कलेक्शन किया गया, वो 141 देशों में किए गए एक अध्ययन के अनुसार भी लगभग 1989 में से लेकर 2002 तक की हुए आपदाओं में उन्होंने देखा कि मरने वालों की संख्या, महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं ज़्यादा देखी गई। अध्ययन में ये भी तथ्य सामने आया कि जैसे जैसे प्राकृतिक आपदा की विविधता बढ़ती गई, वैसे वैसे पुरुष व महिला मृत्यु दर के बीच का फासला भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। जब ये आपदाएं होती है, जैसे अभी केदारनाथ इंसिडेंट्स जो हमारा 2013 का है, उसमें भी हमने देखा कि जो रिलीफ शेल्टर कैंप्स में या मेडिकल कैंप्स में या कोई भी राहत शिविरों में जो भी हमारे लोग थे, जो हमारे जो टूरिस्ट फंसे हुए थे वहाँ पे चारधाम यात्रा के दौरान, केदारनाथ इंसिडेंट्स के दौरान, तो कई सारी महिलाएं उसमें प्रभावित हुई थी और उनको कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से परेशानियों का सामना उन्हें देखने को मिला। नेपाल में भी जैसे 2015 में, अप्रैल 2015 में जो इंसिडेंट हुआ था भूकंप का, उसमें भूकंप पे हमने देखा कि इसके मुताबिक भी भीषण भूकंप से प्रभावित होने वाले में 13 लाख लोगों में से लगभग 53% महिलाएं उसमें प्रभावित रहीं। एक्शन एड द्वारा भी तैयार किए गए विमेन रेजिलियंस इंडेक्स यानी प्राकृतिक आपदा के दौरान अपने अपने देश की महिलाओं की सुरक्षा व बचाव से संबंधित जो भी कारगर उपाय किए गए, उनको भी अगर एक सर्वे के हिसाब से देखा गया तो नेपाल को उसके लिए 100 में से 45.2% अंक मिले, जबकि जापान का यह आंकड़ा 80.6% है और पाकिस्तान को तो 100 में से मात्र 27.8% ही इसके अंक मिले, जबकि भारत को भी लगभग नेपाल के समान ही लगभग 45% पर ही रखा गया है। तो कहीं ना कहीं अभी हमें बहुत कुछ महिलाओं के बारे में सोचने की जरूरत है, उनको किस तरीके से समान सुविधाएं दें, आपदा के समय किस तरीके से उनके लिए हम बेहतर कार्यवाही कर सकें, उस विषय पर हमें देखने की जरूरत है। यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो जापान के मुकाबले भारत, नेपाल व पाकिस्तान में औरतों के उससे होने वाले जो आशंकाएं हैं, प्रभावित होने की आशंका बहुत ज़्यादा है। वर्ष 1993 में महाराष्ट्र में, वर्ष 2001 में गुजरात में भूकंप, जिसमें लगभग 10,000 व 20,000 लोग काल का ग्रास बने थे, जिनमें भी हमने देखा कि महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा थी। डिजास्टर के इम्पैक्ट बहुत सारे आते रहते हैं, बहुत सारे खतरे हैं। सृष्टि का जन्म ही खतरों से हुआ है, एक तरह से देखा जाता है। तो खतरे तो हमारे साथ बहुत सारे हैं, लेकिन जिन खतरों के बारे में हमारी तैयारी का लेवल बहुत अच्छा है, हम तैयार हैं, हम उस एक्सपोजर से निपटने की तैयारी हमारी अच्छी है, हम स्किल्ड हैं, हमारी संवेदनशीलताएं कम हैं, तो हमें उसका बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर हमारी तैयारी का स्तर कम है तो कहीं ना कहीं समाज का वो जो कमज़ोर पक्ष है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी हमें देखने को कहीं ना कहीं मिलती है। तो इस लिहाज से भी हमें डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के पक्ष में सोचने के लिए कहीं ना कहीं इस जेंडर के पक्ष को भी देखने की जरूरत है। और जेंडर में सिर्फ हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ महिलाओं को ही दृष्टिगत रखते हुए हमें अपनी तैयारियों का स्तर रखना है, बल्कि हमें उन वर्ग को भी देखना है जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, विकलांग हैं, गरीब लोग, बीमार लोग हैं, वृद्धजन हैं या ट्रांसजेंडर्स हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन की कुछ नीतियां तैयार करनी पड़ेंगी। आपदा प्रबंधन के लिहाज से हमें अलग अलग लिहाज से सोचने की जरूरतें हैं। महिलाओं को किस तरह से, उनको जो असहायता के लिए जो उत्तरदायी कारण हैं उनको भी हमें समझने की जरूरतें हैं। जैसे कई सारे कारण हैं, शारीरिक एवं जैविक, शैक्षिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक एवं धार्मिक कारण, ये सब भी हमें देखने की जरूरतें हैं। अगर जैविक एवं शारीरिक की बात अगर हम करें तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि महिलाएं पुरुषों के कंपैरिजन में
उनकी जो शारीरिक शक्ति है बहुत कम रहती है, तीव्र गति से दौड़ने में वो अक्षम है। अगर कहीं कोई आपदा का सिनेरियो आता है, अतिवृष्टि आ गई या भूकंप की स्थिति आ गई, हमें मुश्किल से कुछ सेकंड का समय मिलता है। उस कुछ सेकंड के समय में आपको त्वरित कार्यवाही करनी है, आपको तुरंत निकल कर जाना है, अपने को सुरक्षित बचाना है, अपनी फैमिली मेंबर्स को भी सुरक्षित होकर बचाना है। और इवन जो गाँव देहात की जो महिलाएं हैं, उनको तो अपने जानवरों का भी संज्ञान रखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उनको दौड़ने में भी कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ होती हैं। वेशभूषा द्वारा भी उनको असुविधा देखने को मिलती है, क्योंकि जो हमारा पहनावा है, अधिकतर जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, साड़ी वगैरह इस तरीके का परिधान रहता है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें बाधा पहुंचाता है। तैराकी ना आना, ये भी एक कहीं ना कहीं कारण है। कहीं ना कहीं हमें स्किल की कमी हमें जो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी, जहाँ एक महिला गर्भवती हो जाती है तो उसके बाद कई अलग अलग तरीके की समस्याओं से वो जूझती रहती हैं, उन सब चीज़ों की वजह से भी हमें बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं। शैक्षिक तौर पे अगर हम देखें तो ग्रामीण परिवेश में आज भी कई जगह महिलाएं ऐसी हैं जो कि अशिक्षित हैं, कम शिक्षा मिली है, उनको जागरूकता का अभाव है, मीडिया या सूचना तंत्र तक उनकी पहुंच बहुत कम है। पुरुष तो कहीं भी लोगों के संपर्क में अमूमन आते रहते हैं, क्योंकि उनका सोशल दायरा बहुत बड़ा होता है, लेकिन महिलाओं का दायरा अपने घर तक, अपने समाज तक, अपने अड़ोसी पड़ोसी तक ही लगभग सीमित रहता है। तो अगर उनको सूचनाओं के बारे में, जैसे आज के समय में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा समय समय पर सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं, खतरों के बारे में बताया जाता है, वो सूचनाएं पुरुषों तक तो समझ में आ जाती हैं, पहुंच जाती हैं, नोटिस बोर्ड्स के माध्यम से, लाउड स्पीकर्स के माध्यम से, मीडिया के जो सूचना तंत्र है उसके माध्यम से उनको मिल जाती है। लेकिन अगर वो सूचना पुरुषों द्वारा महिलाओं को दी गई तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो सूचना उन तक नहीं पहुंची तो वो भी कहीं ना कहीं आपदा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए होता है। आर्थिक तौर पर भी अगर हम देखते हैं, उनका निम्न आय स्तर है, स्थायी जॉब का अभाव है, पुरुषों पर टोटली डिपेंडेंट है, संसाधन तक सीमित पहुंच है उनकी, उत्पादक से उपभोक्ता बहुत ज़्यादा उनकी कमी हो जाती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अगर हम देखें, विश्वास एवं रीति रिवाज के हिसाब से, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम रिलीफ कैंप्स में, शेल्टर कैंप्स में आपदा के बाद किसी महिला को उसके परिवार के साथ भेज रहे तो वो सहज है, लेकिन अगर परिवार के अलग उसको अकेले रहने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको जो उसकी सामाजिक मान्यताएं हैं वो उसको स्वीकार्य नहीं होती कि मैं किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ रूम शेयर करूं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी आड़े आती हैं। भू स्वामित्व की कमी है, यातायात सुविधाओं तक कम पहुँच है, उन्हें जानकारी ही नहीं है, बच्चों बुजुर्गों की देखभाल, घरेलू कार्य, इन सब का भी उनके ऊपर दबाव है, ऋण सुविधाओं का अल्प ज्ञान है, उनको जानकारियाँ ही नहीं है कि कहीं से हमें किसी भी तरीके का इस तरीके का लोन भी मिलता है, या ऋण सुविधाओं के बारे में जानकारियाँ उनको बहुत कम है। मनोवैज्ञानिक कारण भी कई सारे हैं, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अति संवेदनशील होती हैं। कई आपदाओं में हमने देखा कि आपदा जैसे बाढ़ आई, बाढ़ के दौरान आपदा में वो महिला को सर्च एंड रेस्क्यू टीम के द्वारा, एनडीआरएफ की टीम के द्वारा बचा लिया गया, लेकिन उस बाढ़ में बहने के दौरान उसके जो अंतरंग वस्त्र थे वो बह गए, निकल गए, तो उसकी वजह से वो बच के तो बाहर आ गए, लेकिन जो उसके मन में जो एक वो था कि लोग क्या कहेंगे, कैसे क्या कहेंगे, तो उसने अपने को जीवित रखना नहीं सही समझा, तो उसने दोबारा से जंप लगा दी। तो इस तरीके के भी इंसिडेंट्स बहुत सारे देखने को मिलती हैं। अधिक भावुकता रहती है, अधिक तनावग्रस्त रहती हैं, निम्न सामाजिक स्तर है उनका, सामाजिक अवस्था में, सामान्य अवस्था में आने में भी उनको बहुत लंबा समय लग जाता है। अब आपदाओं के साथ साथ बचाव कार्य में भी अगर हम जेंडर के आधार पर कार्यवाहियाँ करें, उनकी ध्यान में रखें, तो काफ़ी हद तक हम अपने को, महिलाओं को सुरक्षित बचा पाएंगे। उनकी संवेदनशीलता के आधार पर कार्यवाहियां कर सकते हैं। महिलाओं या बच्चों को बचाव दूसरे स्थान पर निष्क्रमण में भी बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, व्यक्तिगत असुविधाएं होती हैं, शारीरिक और मानसिक तरीके के शोषण भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मनोवैज्ञानिक स्थितियाँ उनकी अलग अलग तरीके से विपरीत देखने को मिलती हैं। महिलाओं के प्रति हमें अभी भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में संवेदनशीलता की कमी देखने को मिलती है। हम लोग आनंद फानन में जो भी हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं या फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स हैं, जो भी वहाँ पे कार्य गुजारियाँ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा महिलाओं की संवेदनशीलता के आधार पर कार्यवाहियाँ नहीं कर पाते हैं। तो उस निजता का भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कई बार देखा है आपदा के समय में, जब हमारा आपदा के बाद वो शेल्टर कैंप्स में उनको भेजा जाता है या मेडिकल कैंप्स में भेजा जाता है, राहत शिविरों में भेजा जाता है, वो चाहे शिविर हमारे किसी भी जगह पे हमारे हैं, तो वहाँ पे शौचालयों का अभाव रहता है, निजता का अभाव रहता है, सफाई की बहुत ज़्यादा कमियाँ देखने को मिलती हैं, और कहीं ना कहीं हाइजीन कॉन्शियस वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं रहती हैं। गर्भवती और मासिक धर्म वाली महिलाएं जो हैं, उनको एक अलग तरीके से शौचालय की व्यवस्था चाहिए होती है, तो वो सभी पॉसिबल नहीं हो पाता। बच्चों या नवजात को देखरेख करने वाली जो सुविधाएं हैं, उनका भी कहीं ना कहीं अभाव देखने को मिलता है। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव रहता है। अमूमन क्या होता है, जितने भी हमारे मेडिकल कैंप्स हैं या हमारे जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स के रूप में जो हमारे टीम मेंबर्स जाते हैं, उसमें मेल मेंबर्स ज़्यादा होते हैं संख्या में, बजाय कि
फीमेल मेंबर्स के, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो नर्सेज हैं, चाहे कोई भी हैं, या हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, या हमारे सेफ्टी पर्सन्स हैं, तो उसमें भी हमारे महिला मेंबर्स की बहुत ज़्यादा संख्या कम देखी जाती है, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं महिलाओं को असहज भूमिका देखने को मिलती है। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, शिविरों में पुरुष प्रधानता है, शौचालय, व्यक्तिगत शौचालयों का भी अभाव देखने को अमूमन मिलता है। आपदाएं तो आती ही रहती हैं, हजारों आपदाएं आई हैं, विश्व में पूरा विश्व कहीं ना कहीं मल्टी प्रोन डिजास्टर्स से देखा जाता है, और आपदा के पश्चात बहुत सारी दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे संपत्ति की हानि, परिवारजनों की हानि, वैधव्य, अनाथ हो जाना, विकलांगता, घरों का टूटना, भूख एवं प्यास, बीमारियां, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब हम कह रहे बार बार हम कह रहे हैं कि महिलाओं को प्रधानता क्यों दी जाए आपदा के बाद, क्योंकि विपरीत प्रजनन परिणाम भी देखने को मिले हैं। आपदा के बाद कई ऐसे इंसिडेंट्स आई हैं जिसमें महिलाओं के साथ, जो गर्भवती महिलाएं थीं, उनके गर्भहानि, अबॉर्शंस के केसेस सुनने में मिले हैं, समय पूर्व प्रसव के केसेस सुनने में मिले हैं, मृत प्रसव हुए हैं, या प्रसव संबंधी बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को बहुत लंबे समय तक ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। भारत में 1984 के भोपाल गैस कांड में अगर हमने देखा कि 24% जो गर्भवती महिलाएं थीं, लगातार उनमें अबॉर्शंस के केसेस बने हुए थे। इवन आज के दौर में भी उस भोपाल गैस कांड के बाद आज भी जो बच्चे वहाँ पे हो रहे हैं, वो कई बार कहीं ना कहीं आंखों से संबंधित, जलन से संबंधित कुछ पीड़ाओं से प्रभावित हैं, या अबॉर्शन के केसेस बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज भी वहाँ पर समाज में उनको दोयम स्थिति में देखा जाता है। गोरखपुर बाढ़, अगर 1998 की अगर हम बात करें, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में शौचालय संबंधी समस्याओं से भी कैंप में जो रह रहे शरणार्थी होते हैं, उनको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। दिन के समय तो बाहर जा ही नहीं सकते, क्योंकि इतने सारे लोग वहाँ पर होते हैं, तो उस समय, दिन के समय उनको टॉयलेट में जाना तो बहुत ज़्यादा तकलीफदेह अनुभव रहता है। भीलवाड़ा सूखा 2003 में भी आपदा के पश्चात कई लड़कियों की पढ़ाई छूट गई, क्योंकि घरेलू काम का दबाव था, उनको घरेलू में कार्यों में अपना सहयोग देना था, वह घर के खर्च उनके पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो परिवारजनों का प्रेशर था कि बच्चियां तो घर पर रहेंगी, बच्चियां घर में सहयोग करेंगी अपनी माताओं का, लेकिन लड़के फिर भी उनको स्कूल भेजा जा रहा था, क्योंकि उनके समय में उनके सामने ये था चैलेंज कि भविष्य में वो कहीं ना कहीं नौकरी करेंगे, काम धंधा करेंगे। इसी तरह से तमिलनाडु सुनामी जो 2004 में हुई थी, उसमें भी आपदा के पश्चात देखा कि पुरुषों में लगातार शराब पीने की आदतें, गलत टेंडेंसीज डेवलप होने लग गई, और इसके पश्चात वो पश्चाताप, हताशा के कारण भी लगातार सदमे से बचने के लिए गलत संगतों का सहयोग भी लेने लगे। इसी तरह से बांग्लादेश में भी इंसिडेंट्स जो 1988 की बाढ़ के दौरान इस तरह से केसेस सामने आए कि किशोर बालिकाओं को यूटीआई एंड पेरिनियल रैशेस के भी बहुत सारे केसेस देखने में मिले, क्योंकि वहाँ पर अलग से शौचालय की सुविधा नहीं थी, खुले में कपड़े धोने सुखाने की सुविधाओं का अभाव था, तो जिसकी वजह से उन्हें अंतरंग वस्त्रों का, गीले ही कपड़ों का यूज करना पड़ा, जिसकी वजह से काफी सारी समस्याएं उनको देखने में आई। तो आपदा के पश्चात राहत कार्य में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, उसको भी हमें देखने समझने की जरूरत है। सांस्कृतिक मूल्य महिलाओं को राहत शिविरों में जाने से रोकते हैं। बच्चों की देखभाल के उत्तरदायित्व के कारण घरों में दूर शिविर तक वो नहीं पहुंच पाती। अधिकतर महिलाओं की जिम्मेदारी होती है अपने घर तक सीमित, घर में वो चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे बीमार व्यक्ति हैं, चाहे वो जानवर हैं, हर व्यक्ति को उन्हें देखकर सोचकर निकलना पड़ता है, तो वो सिर्फ अपने को निकाल कर उस आपदा से, भूकंप के समय में दौड़कर बाहर नहीं जा पाती, उनको सबको लेने की जरूरत महसूस होती है, जिसकी वजह से ज्यादा आहत होती हैं। महिलाओं को अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से बातचीत करने में भी वो कहीं ना कहीं संकोच महसूस करती हैं, और संकोच के कारण वो जब अपने पति के अलावा किसी से बात ही नहीं कर पाएंगे, तो पुरुष राहत कर्मी अगर वहाँ पे फील्ड में हैं, तो उनसे किस तरह से बात कर पाएंगे। अगर उन्हें कोई किसी तरीके की समस्या है, तो उस समस्या को भी साझा नहीं कर पाएंगे। राहत सामग्री जो भी बांटी जाती है, वो अमूमन परिवार के मुखिया को बांटी जाती है, तो इस राहत सामग्री को वितरण में भी अधिकतर महिलाएं छूट जाती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आपदा के दौरान बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे देखने को मिले हैं जहाँ पर हिंसा की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। बाल अपराध, शोषण, लैंगिक शोषण, बलपूर्वक विवाह, बंधुआ मजदूरी, बाल विवाह, लैंगिक शोषण, अवैध तरीके से व्यापार के रूप में बढ़ती जेंडर हिंसा, ट्रांसजेंडर्स के भी साथ में असहाय हो जाते हैं। वे ना तो पुरुष राहत शिविर कैंप में रह सकते हैं, और न ही महिला राहत शिविरों में असहज हो पाते हैं। तो इनके लिए भी हम लोग को अलग अलग तरीके से सोचने की जरूरतें होंगी। अब इन सब को देखते हुए ये जो हमारे चैलेंजेस हैं, आपदाएं तो आएंगी और आने वाले समय में भी अलग अलग तरीके से लोगों को प्रभावित करेंगी। महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होंगे, हर तरीके से लोग प्रभावित होंगे, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। लेकिन समाधान क्या है? आपदा प्रबंधन में महिलाओं का प्रशिक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर महिलाएं प्रशिक्षित होंगी, शिक्षित होंगी, जागरूक होंगी, तो काफ़ी हद तक आपदाओं में उनका जो नुकसान होता है या उनको किसी भी तरीके की मार को देखना पड़ता है, वो नहीं होगा। महिला चिकित्सक और नर्सों की राहत शिविरों में सेवाएं
अब आजकल बार बार ये कहा जाता है, जो भी हमारे एसओपीज तैयार किए जाते हैं उसमें भी बार बार ये कहा जाता है कि महिला चिकित्सक और नर्सों को भी राहत शिविरों में प्राथमिकताएं दी जाएं। इसी तरह से फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स के रूप में भी महिला ट्रेन्ड वर्कर्स, सर्च एंड रेस्क्यू वर्कर्स, इवैक्यूएशन वर्कर्स, इन सबको भी शामिल किया जाए। महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता पूर्ण रवैया होने की आवश्यकता है। महिला शिविरों में सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं। राहत शिविरों में सुविधा तंत्र किस तरीके से विकसित किया है उसकी जानकारियाँ भी महिलाओं को देने की आवश्यकता है। महिलाओं को सूचना तंत्र से भिज्ञ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राहत शिविर में सुविधाएं, अच्छी चिकित्सा सुविधा, मनोवैज्ञानिक परामर्श और काउंसलिंग, परिवार और रिश्तेदारों से मिलना, राहत सामग्री, जो भी हमारे गर्भवती महिलाएं हैं या जो हमारे लैक्टेंट बच्चे हैं उनके लिए दूध, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव संबंधी आवश्यकताएं, या जो लड़कियां हैं उनके सैनिटरी नैपकिन्स का वितरण, ये सब भी हमें, जो आजकल हम लोग फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स के रूप में, जो हमारी सप्लाई चेन के रूप में सबसे पहले जो फर्स्ट किट होती है, उस किट में भी हमें ये सब चीज़ें भी सोचने की ज़रूरत है। अब आज के समय में हम लोग जब भी कोई फर्स्ट ड्रॉपिंग करते हैं किसी भी सामान की, तो हम लोग कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा, जब भी कोई आपदाएं आती हैं तो आपदाओं के बाद देखा है कि अलग अलग तरीके से एनजीओ सेक्टर से लोग काफ़ी सारी अलग अलग तरीके से मदद करते हैं कि कई बार लोग पूछते नहीं हैं कि किस सामग्री की पर्टिकुलर उस क्षेत्र में आवश्यकता है। तो उस लिहाज से भी हमें सोच के एक एसओपी तैयार करने की ज़रूरत है कि किस क्षेत्र विशेष में कितने लोग अगर हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, कि कितनी महिलाएं गर्भवती थीं, कितने बच्चे थे, कितने जानवर थे, कितने विकलांग थे, कितने ट्रांसजेंडर्स थे, उनके आधार पे हमारी तैयारी का स्तर रहे, हमारी सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन रहे, तो काफ़ी हद तक हम सुविधाएं प्रोवाइड कर पाएंगे। जेंडर संवेदनशील आपदा प्रबंधन के लिए यहाँ से हम जेंडर आधारित अलग अलग आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में कर सकते हैं, महिलाओं को बढ़ चढ़कर योगदान देने की कोशिशें कर सकते हैं, उनको जानकारियाँ दे सकते हैं, नीतिगत दखल पर भी बात कर सकते हैं, व्यवहारिक एवं सामाजिक आवश्यकताएं जो हैं उनको देख सकते हैं, सशक्तिकरण के बारे में बातचीत कर सकते हैं, घिसी पिटी जो हमारी रूढ़िवादिता है उसमें बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं, और कोशिश कर सकते हैं कि जेंडर स्पेसिफिक बजट प्रोवाइड करने की व्यवस्था करें, क्योंकि अगर जेंडर आधारित बजट की व्यवस्था हम लोग कर लेंगे तो काफ़ी हद तक शिथिलीकरण हो जाएगा, हम समानता की तरफ को बढ़ेंगे। इक्वलिटी वर्सेस इक्विटी की हम बात करते हैं, हम लोग समान अवसर तो देने की कोशिश करते हैं। हम लोग कहते हैं आपदा के समय में कोई भी क्षेत्र विशेष है तो उसमें हर व्यक्ति, महिला है, पुरुष है, बच्चे, सबको समान तरीके से हम रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कोई व्यक्ति का अगर मकान टूटता है तो उसको उसी तरीके से समान वितरण होगा, खाना पीना कपड़ा सब कुछ, रसद का डिस्ट्रीब्यूशन समान होगा। लेकिन समानता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति विशेष के लोगों के समूह को समान संसाधन या अवसर दिए जाएं। समानता ये मानती है कि प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं और समान परिणाम तक पहुंचने के लिए उसको सटीक संसाधनों और अवसरों का आवंटन करना जरूरी है। जैसे चित्रों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि एक प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड में 3 बच्चे हैं, किसी की हाइट कम है, किसी की थोड़ी ज़्यादा है, किसी की और ज़्यादा है, लेकिन अगर एक दीवार तो समान हाइट की है तो उस दीवार से अगर फील्ड में उसको कुछ देखना है तो कम हाइट वाला बच्चा पार नहीं देख पाएगा, लेकिन जो लंबी हाइट वाला है वो देख सकता है। तो अगर छोटी हाइट वाले को भी हम इस तरीके की व्यवस्था कर लें कि वो भी उस दीवार से ऊपर पहुंच जाए, तो काफ़ी हद तक हम इक्वलिटी वर्सेज इक्विटी की परिभाषा को निर्धारित कर सकते हैं। या एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल के तरीके से भी कह सकते हैं, एक कहानी के रूप में। एक लोमड़ी और सारस की कहानी हम सभी ने सुनी है। लोमड़ी ने दावत दी, बुलाया, सारस को बुलाया कि आज आप मेरे घर में निमंत्रण है, खाना के लिए आएंगे। लेकिन खाना खिलाते समय सब कुछ बनाया, लेकिन खाना खिलाते समय परोसा गया खाना थाली में। तो लोमड़ी ने तो चटाचट वो खाना थाली से खा लिया, लेकिन सारस किस तरीके से खाता, क्योंकि सारस की तो लंबी चोंच है। अब वो परेशान हो गया। अगली बार सारस ने लोमड़ी को बुलाया कि भाई तुम मेरे घर में आना, तो उसने लोमड़ी के लिए भी जैसे अपने पास लंबी एक घड़ा टाइप का बर्तन था उस लंबे पॉट में रखा, तो लोमड़ी नहीं खा पाई। अगली बार ये व्यवस्था हुई कि अब लोमड़ी को लोमड़ी के तरीके से बर्तन दिया जाए और सारस को सारस के तरीके से बर्तन दिया जाए, तो इक्वलिटी एंड इक्विटी की बात हम कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि मैंने आपदा प्रबंधन और जेंडर संबंधित इस प्रस्तुतिकरण में अपनी बातें आपके साथ रखने में मैं सफल हुई होंगी। धन्यवाद।